जिसका टाइटल है विटामिन्स, शरीर का जादुई कारखाना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। हाँ, और हम एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए हर एक पॉइंट पर अलग-अलग जाएंगे, ताकि इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझ में आ सके, बिना कुछ रटे। ये बहुत ज़रूरी अप्रोच है क्योंकि रटने से चीज़ें याद नहीं रहती। एग्जैक्टली। तो चलिए इस कारखाने के दरवाजे खोलते हैं। इस ब्लूप्रिंट के फिगर 1 और 2 में ही एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल है। एक कार के स्पार्क प्लग के एक तरफ पेट्रोल का कैन रखा है जिस पर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लिखा है, और दूसरी तरफ स्पार्क प्लग पर विटामिन्स लिखा है। ये एनालॉजी पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को एकदम सटीक ढंग से समझाती है। देखिए, भोजन से मिलने वाले जो कार्ब्स और फैट्स होते हैं ना, वो असल में गाड़ी के पेट्रोल की तरह हैं। अच्छा। असली ऊर्जा या कैलोरी उन्हीं में होती है, लेकिन विटामिन्स उस गाड़ी के स्पार्क प्लग है। अगर इंजन में स्पार्क प्लग नहीं है तो टंकी में कितना भी पेट्रोल क्यों ना भरा हो, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। वेट, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो मतलब मल्टीविटामिन खाने से जो अचानक एनर्जी का एहसास होता है, वो बाहर से आई कोई नई ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो हमारे शरीर में पहले से मौजूद ऊर्जा को इस्तेमाल करने का रास्ता खुल जाना है। इसको एक कंप्यूटर सिस्टम के एंटीवायरस की तरह भी दिखाया गया है, जो सीधे पावर तो नहीं देता, लेकिन सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। एकदम सही समझे। और यहाँ से ये तय होता है कि विटामिन्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अगर स्पार्क प्लग या एंटीवायरस फेल हो जाए तो पूरी बायोलॉजिकल असेंबली लाइन ठप पड़ जाएगी। सब कुछ रुक जाएगा। हाँ, सेल्यूलर लेवल पर कोई काम ही नहीं होगा। तो यहाँ से एक नेचुरल सा सवाल उठता है कि आखिर शरीर के इन जादुई स्पार्क प्लग्स की कहानी शुरू कहाँ से हुई? हमें इतिहास में 1911 के आसपास ले जाता है। हाँ, जब इनकी खोज हुई थी। राइट। वैज्ञानिक सी फंक ने इनकी खोज की थी। लेकिन इसमें याद रखने के लिए एक बड़ी ही मजेदार ऑलमोस्ट स्कूल लेवल की ट्रिक दी गई है। विजुअल में एक कॉमिक बुक स्टाइल का लड़का बिजली की तरह उछल रहा है और लिखा है कि विटामिन खाने से बॉडी में स्फूर्ति यानी फंक आ जाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सच में। हाँ, क्योंकि इंसानी दिमाग जो ना वो जटिल केमिकल नामों डेट्स को बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। पर जब किसी शब्द को एक इमोशन या एक्शन से जोड़ दिया जाए, जैसे फंक को स्फूर्ति से, तो वो न्यूरल नेटवर्क में बिल्कुल छप जाता है। ओह वाह! ये ट्रिक जानबूझकर डिजाइन की गई है ताकि साइंस का डर खत्म हो। स्फूर्ति से फंक, वाकई अब ये दिमाग से नहीं निकलने वाला। अब इस कारखाने के नियमों को समझने के लिए ब्लूप्रिंट सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता के विज्ञान की तरफ बढ़ता है। फिगर 4 के जो विजुअल्स हैं वो और भी ज्यादा फनी हैं। हाँ, वो क्लासिफिकेशन वाली ट्रिक। एग्जैक्टली। वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन्स को याद रखने के लिए एक भैंस पानी से भरे बाथटब में बैठी है। भैंस गई पानी में, यानी बी और सी। बी और सी, राइट। और फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील के लिए तेल की एक बूंद में एक कीड़ा फंसा है। कीड़ा, KEDA। ये ट्रिक जितनी फनी है उतनी ही सटीक भी है। और ये सिर्फ याद रखने का तरीका नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की सेहत को अफेक्ट करता है। वो कैसे? देखिए, जो विटामिन्स पानी में घुलनशील हैं, यानी वो बाथटब वाले बी और सी, वो शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते। अगर इनकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो किडनी इन्हें फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। अच्छा, मतलब इन्हें फ्लश आउट कर देती है। बिल्कुल, इसीलिए शरीर को इनकी रोजाना जरूरत पड़ती है। पर वो कीड़ा यानी विटामिन KE, D और A के साथ तो कहानी बिल्कुल अलग होगी ना। PDF साफ चेतावनी देता है कि ये लिवर और फैट टिश्यू में लंबे समय तक जमा रहते हैं। हाँ, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आजकल जो लोग बिना सोचे समझे हर छोटी परेशानी के लिए सप्लीमेंट्स और गोलियां खाते रहते हैं, वो असल में बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर कोई फैट सॉल्युबल विटामिन्स का अंधाधुंध सेवन करे तो क्या होगा? वो एक भयानक स्थिति पैदा कर सकता है। बाप रे! अगर ये KEDA विटामिन्स लिवर में बहुत ज्यादा जमा हो जाएं, तो वो एक टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इस मेडिकल कंडीशन को हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। हाइपर विटामिनोसिस। हाँ। शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही उसके लिए जहर बन जाता है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि विटामिन्स के मामले में ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। बैलेंस ही सब कुछ है। एग्जैक्टली। संतुलन ही इकलौती कुंजी है। ये तो एक बहुत बड़ा अलर्ट है सबके लिए। अब जब बेसिक नियम और खतरे समझ आ गए हैं तो फिगर 5 पर चलते हैं। इस जादुई कारखाने के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नक्शा खोलते हैं। इसमें एक मास्टर मैप दिया गया है। वो रथ एक टॉफी वाला इंडेक्स? हाँ, इसमें एक और दिलचस्प ट्रिक है। रथ एक टॉफी
ये सारे केमिकल नामों को सीक्वेंस में याद रखने का कोड है। र से रेटिनॉल यानी ए, था से थायमीन यानी B1, ए से अस्कॉर्बिक एसिड यानी C, कैस से कैल्सिफेरॉल यानी D, ता से टोकोफेरॉल यानी E और फी से फाइलोक्विनोन यानी K। इस तरह के फ्रेमवर्क से पूरी बायोलॉजिकल डिक्शनरी को डिकोड करना आसान हो जाता है। ये एक इंडेक्स की तरह काम करता है माइंड में। तो चलिए इस इंडेक्स के पहले हिस्से फिगर 6 से शुरुआत करते हैं, जो सीधे हमारे शरीर के लाइट सेंसर से जुड़ा है, विटामिन ए यानी रेटिनॉल। विटामिन ए, बिल्कुल। आमतौर पर हम बस इतना जानते हैं कि ए से आंख, बीमारी है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, और इसका सोर्स है गाजर। लेकिन पीडीएफ में जो विजुअल है ना, वो किसी साईफाई मूवी जैसा लग रहा है। वो रेटिना का क्रॉस सेक्शन। हाँ, आंख के रेटिना के अंदर रॉड सेल्स को जूम इन करके दिखाया गया है। वहां रेटिनॉल नाम का एक छोटा सा टुकड़ा रोडोप्सिन नाम के एक पिगमेंट से जुड़ रहा है। ये सच में शरीर की माइक्रो इंजीनियरिंग का एक बेहद हैरान करने वाला एग्जाम्पल है। हमारी आंखों के रेटिना में जो रॉड सेल्स होते हैं ना, उनका काम ही यही है कि वो कम रोशनी में या रात के अंधेरे में देखने में मदद करें। ओके। लेकिन इन सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए एक खास प्रोटीन की जरूरत होती है, वही जिसका आपने जिक्र किया, रोडोप्सिन। और विटामिन ए यानी रेटिनॉल उस रोडोप्सिन को बनाने का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है। बिल्कुल। अगर हम इसको न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो जब रात की हल्की रोशनी इस रोडोप्सिन पर पड़ती है तो ये पिगमेंट अपना आकार, अपना शेप बदल लेता है। शेप बदल लेता है। हाँ, और ये शेप बदलना ही वो ट्रिगर है जो ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है कि हाँ, सामने कुछ है। अब सोचिए, अगर रेटिनॉल की कमी होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। तो रेटिनॉल नहीं तो रोडोप्सिन नहीं, और रोडोप्सिन नहीं तो रात में दिमाग को सिग्नल जाना पूरी तरह फेल। एग्जैक्टली। इसीलिए रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मतलब ये सिर्फ गाजर खाओ आंखें तेज होंगी वाला बचपन का सीधा गणित नहीं है। ये तो प्रॉपर सेल्यूलर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के थप्पक पड़ने का मामला है। सही कहा। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे एक इतना छोटा सा मॉलिक्यूल पूरे नर्वस सिस्टम के इनपुट को हैक कर सकता है। अमेजिंग। अब लाइट सेंसर की बात हो गई तो फिगर 7 पर आते हैं। शरीर की में तारों और उसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ ब्लूप्रिंट एक बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक त्रासदी, एक ट्रेजेडी को सामने लाता है। आप विटामिन B1 की बात कर रहे हैं। हाँ, विटामिन B1 यानी थायामीन। ट्रिक वही है, बी से बेरी, जिसका मतलब है मांसपेशियों और नसों की भयंकर कमजोरी। यहाँ विजुअल में एक इंडस्ट्रियल मशीन दिखाई गई है जो चावल के दाने की ऊपरी भूरी परत को बड़ी बेरहमी से छील रही है। ये ह्यूमन न्यूट्रिशन के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है। 19वीं और 20वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान मशीनों से चावल को पॉलिश करने का प्रोसेस शुरू हुआ, तो लोगों को वो एकदम सफ़ेद चमकदार चावल बहुत फैंसी और अट्रैक्टिव लगा। पर उस चमक की कीमत करोड़ों लोगों ने अपनी नसों की कीमत पर चुकाई। ब्लूप्रिंट एकदम साफ करता है कि चावल की उस भूरी परत, जिसे ब्रैन कहते हैं, उसी में सारा विटामिन B1 छिपा होता है। जब वो लेयर छील दी गई तो लाखों लोगों की नसें अचानक काम करना बंद कर गईं। हाँ, क्योंकि थायमिन हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच सिग्नल भेजने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्पार्क प्लग है। इसके बिना शरीर का ढांचा तो रहता है, लेकिन उसे चलाने वाले जो कमांड्स हैं वो रास्ते में ही टूट जाते हैं। बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने घर को अंदर से बहुत सुंदर और सफ़ेद दिखाने के लिए दीवारों के अंदर मौजूद सारी ज़रूरी इलेक्ट्रिक वायरिंग को ही खींच कर निकाल दे। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। हम सिर्फ एक नकली बाहरी सुंदरता के लिए अपने ही खाने का सबसे ज़रूरी पोषण छीन रहे थे। और इंसान ने अपनी ही बनाई इंडस्ट्रियल टेक्निक से अपने शरीर की इस बायोलॉजिकल केबलिंग को बर्बाद कर दिया। सही में। और शरीर के इस ढांचे को बनाए रखने की बात करें तो फिगर 8 हमें विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड की तरफ ले जाता है। ट्रिक है, C से सिट्रस, C से स्कर्वी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल विटामिन है। बिल्कुल। यहाँ विजुअल में एक झरती हुई ईंटों की दीवार है। एक तरफ सीमेंट से ईंटें मजबूती से जुड़ी हैं जिस पर कोलेजन लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ जहां सीमेंट नहीं है वहां दीवार गिर रही है और लाल रंग का खून रिस रहा है। होता क्या है ना कि अक्सर लोग विटामिन C को सिर्फ खट्टे फलों या इम्यूनिटी से जोड़ते हैं,
लेकिन इसका मेन काम शरीर का स्ट्रक्चरल बॉन्ड या ग्लू बनाना है। ये कोलेजन नाम का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ओके, कोलेजन। हाँ, कोलेजन ही वो बायोलॉजिकल सीमेंट है जो हमारी स्किन, खून की नसों और मसूड़ों की ईंटों को एक साथ कसकर पकड़ कर रखता है। तो अगर ये गोंद कम हो जाए तो मसूड़ों की ईंटें खिसकने लगेंगी और खून आने लगेगा, जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। यहाँ तक कि विजुअल के अकॉर्डिंग शरीर के पुराने बरे हुए घाव भी दोबारा खुलने लगते हैं। ये तो काफी डरावना है। वाकई। लेकिन इसी सेक्शन के नीचे एक बड़ी चेतावनी भी छपी है। एक बहते हुए नल के नीचे कटी हुई सब्जियां रखी हैं और उनका पानी नाली में जा रहा है। ये वापस हमारी उसी सॉल्युबिलिटी वाली बात से जुड़ता है, वो भैंस गई पानी में वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा। क्योंकि विटामिन सी और बी पानी में तुरंत खुल जाते हैं, इसीलिए अगर सब्जियों को छीलने और काटने के बाद धोया जाए तो वो सारा बेशकीमती विटामिन पानी के साथ घुलकर सीधा नाली में बह जाता है। शरीर के लिए कुछ बचता ही नहीं। सिर्फ सफाई के नाम पर इतनी छोटी सी गलती और पोषण का इतना बड़ा नुकसान। खैर, अब जब शरीर की दीवारें और नसें बन गई हैं तो इन दीवारों की सुरक्षा करने वाले डिफेंडर्स और बिल्डर्स की बात करते हैं। विटामिन डी, ई और के। ये तीनों फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। हाँ, फिगर 9 देखते हैं। सबसे पहले विटामिन डी यानी कैल्सिफेरॉल। ट्रिक है, हड्डियों का कैल्शियम इक्वल्स कैल्सिफेरॉल। कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। लेकिन वेट, यहाँ पीडीएफ में एक ऐसी लाइन लिखी है जो मेरे हिसाब से मेडिकल साइंस की पूरी डेफिनेशन ही पलट रही है। कौन सी लाइन? इसमें लिखा है कि विटामिन डी असल में विटामिन है ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? इसके नाम में ही तो विटामिन लगा है। ये साइंस की एक बहुत बड़ी विडंबना है। नाम भले ही विटामिन डी हो, लेकिन बायोलॉजिकली ये एक हार्मोन है। एक हार्मोन? हाँ, विटामिन्स की बेसिक डेफिनेशन कहती है कि इन्हें हमें बाहर के खाने से लेना पड़ता है, लेकिन विटामिन डी इकलौता ऐसा केमिकल है जिससे ह्यूमन बॉडी सूरज की रोशनी की मदद से खुद सिंथेसाइज करती है। ओह, पीडीएफ में इसका पूरा प्रोसेस एक फैक्ट्री लाइन की तरह दिखाया गया है। स्टेप 1, सूरज की यूवीबी किरणें स्किन के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल से टकराती हैं और उसे विटामिन डी में बदलती हैं। सही है। स्टेप 2, ये लिवर और किडनी में जाकर एक एक्टिव हार्मोन बन जाता है। और स्टेप 3, ये हार्मोन आंतों यानी इंटेस्टाइन्स के पास जाकर एक ताला खोलता है। और वो ताला ही इस पूरी कहानी का सार है। देखिए, अक्सर लोग हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ढेर सारी गोलियां खाते हैं, लेकिन अगर शरीर में वो एक्टिव विटामिन डी हार्मोन मौजूद नहीं है तो आंतें उस कैल्शियम को सोख ही नहीं पाएंगी। मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं। कैल्शियम आएगा और शरीर से वैसे ही बाहर निकल जाएगा। वाह, खाने में जो कैल्शियम आया है उसे सोख लो, ये कमांड विटामिन डी ही देता है। बिना इसके हड्डियां खोखली ही रहेंगी। कमाल है। अब फिगर 10 पर आते हैं। विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस है। इसकी ट्रिक बहुत फनी है। ब्यूटी ना हो, बांझ हो तो लोग टोकने लगते हैं, यानी टोकोफेरॉल। और यहाँ एक बहुत ही ड्रामेटिक विजुअल है जो शरीर के अंदर चल रहे एक प्रॉपर युद्ध को दिखाता है। लाल रंग के खतरनाक कांटेदार गोले हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा गया है, और वो एक चमकती हुई एंटीऑक्सीडेंट ढाल से टकरा रहे हैं। और उस ढाल के पीछे क्या है? उस ढाल के पीछे स्किन सेल्स और रिप्रोडक्टिव एग सेल्स सुरक्षित हैं। ये सेल्यूलर लेवल का असल युद्ध है। जब शरीर पोल्यूशन, स्ट्रेस या खराब डाइट के कांटेक्ट में आता है तो अंदर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ओके, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ढाल है जो इन फ्री रेडिकल्स को रोकती हैं। तो मतलब त्वचा का स्वास्थ्य यानी ब्यूटी और फर्टिलिटी यानी बांझपन को रोकना, इन दोनों का आपस में सीधा कनेक्शन इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से है। एकदम सही। स्किन की कोशिकाएं और रिप्रोडक्टिव सेल्स इस डैमेज के प्रति सबसे ज्यादा नाजुक होती हैं। विटामिन ई कोई कॉस्मेटिक चीज नहीं है, ये एक पूरा सेलुलर डिफेंस सिस्टम है जो डीएनए और सेल्स को कटने भटने से बचाता है। अमेजिंग। अब इसी डिफेंस को आगे बढ़ाते हुए फिगर 11 विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन पर चलते हैं। ट्रिक है, रोक इक्वल्स के यानी खून को बहने से रोकना। यहाँ पीडीएफ में एक खून की नली का विजुअल है। एक नीले रंग का रेंच या पना है जिस पर विटामिन के लिखा है, और वो हरे रंग के क्लॉटिंग प्रोटीन्स को मोड़कर एक जाला यानी नेट बन रहा है। क्लॉटिंग नेट। हाँ, और उस जाले के बीच में सफेद रंग के कैल्शियम के ब्लॉक्स फंस रहे हैं। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना एक बेहद कंट्रोल प्रोसेस होनी चाहिए। खून हमेशा नसों में लिक्विड क्यों रहता है? क्योंकि क्लॉटिंग का ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब नस कहीं से कटती है। और विटामिन के वो मैकेनिक है
जो अपने रेंज से उन प्रोटीन्स का आकार बदल देता है। बिल्कुल, आकार बदलने के बाद ही वो प्रोटीन उन कैल्शियम के ब्लॉक्स के साथ लॉक हो पाते हैं, और जब वो लॉक होते हैं तभी वो घाव पर वो बारीक जाला बुन पाते हैं जो खून को बाहर बहने से रोकता है। ओह, यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। अगर हम इस पूरी कहानी को कनेक्ट करें, विटामिन डी आंतों से कैल्शियम लेकर आता है, लेकिन उसी कैल्शियम का इस्तेमाल करके घाव पर जाला बुनने का काम विटामिन के का है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये अलग-अलग सप्लीमेंट्स या गोलियां नहीं हैं, ये तो एक ही बड़े बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट के अलग-अलग वर्कर्स हैं। यही शरीर के इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की सबसे अद्भुत बात है। कोई भी विटामिन अकेले आइसोलेशन में काम नहीं करता। हर एक केमिकल दूसरे पर गहराई से निर्भर है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। और ये जुड़ाव सबसे ज्यादा तब दिखता है जब हम फिगर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्लूप्रिंट का सबसे जटिल मॉलिक्यूल विटामिन B12, जिसका नाम किसी पजल जैसा है, साइनोकोबैलामिन। B12 बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसका विजुअल किसी एलियन स्पेसशिप जैसा दिखते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में एक नीले रंग की धातु है, कोबाल्ट। PDF इसको कोबाल्ट की मकड़ी कह रहा है। केमिस्ट्री में इस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो सच में एक मास्टरपीस है। जब शरीर को नई लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बनानी होती हैं, तो ये कोबाल्ट एक जाले के बीच बैठी मकड़ी की तरह DNA की सही कॉपी बनाने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और अगर ये B12 यानी कोबाल्ट की मकड़ी गायब हो जाए तो क्या होगा? तब DNA ठीक से कॉपी नहीं हो पाता। इसका रिजल्ट ये होता है कि बनने वाले नए रेड ब्लड सेल्स छोटे और गोल होने के बजाय बेढंगे और बहुत बड़े हो जाते हैं। बेढंगे हो जाते हैं। हाँ, और इस मेडिकल स्थिति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ओह, और क्योंकि वो बेढंगे और बड़े होते हैं, तो वो शरीर की बारीक नसों में ठीक से चल नहीं पाते और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ढो पाते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ऑक्सीजन नहीं तो पूरे शरीर में भयंकर थकान। सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है यार। और ये पूरा कॉन्सेप्ट फिगर 13 के द असेंबली लाइन वाले विजुअल में अपने पीक पर है। यही वो विजुअल है जहां सारा ज्ञान एक साथ जुड़ जाता है, एक प्रॉपर कैस्केडिंग बायोलॉजिकल असेंबली लाइन। इसको ध्यान से समझते हैं। स्टेशन 1 पर सूरज की रोशनी और कोलेस्ट्रॉल मिलकर विटामिन डी बनाते हैं। हाँ, फिर स्टेशन 2 पर वो विटामिन डी एक चाबी बन जाता है और आंतों का दरवाजा खुलता है, जिससे कैल्शियम अंदर आता है। राइट। फिर स्टेशन 3 पर एक रोबोटिक आर्म है, यानी विटामिन के, जो उन कैल्शियम के ब्लॉक्स को पकड़कर घाव पर एक नेट या जाला बना रहा है, क्लॉटिंग के लिए। और आखिर में स्टेशन 4 पर विटामिन सी का हरा केमिकल गिर रहा है, जो उन पाइप्स या नसों को मजबूत कर रहा है ताकि वो फटे नहीं। अब आप खुद सोचिए कि इस पूरी लाइन में से सिर्फ एक स्टेशन काम करना बंद कर दे। अगर सूरज की रोशनी नहीं है तो स्टेशन 2 पर कैल्शियम का दरवाजा नहीं खुलेगा। कैल्शियम अंदर नहीं आया तो स्टेशन 3 पर विटामिन के वाला रोबोटिकल आर्म खाली हाथ खड़ा रहेगा, जाला नहीं बुनेगा। बिल्कुल। और अगर विटामिन सी कम हो गया तो नसें ही कमजोर होकर फटने लगेंगी। एक वर्कर फेल तो पूरे की पूरी फैक्ट्री ठप। यही सबसे बड़ा रीजन है कि पोषण को टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक यानी समग्रता में देखना चाहिए। हम एक एक गोली अलग से खाकर इस फैक्ट्री को नहीं चला सकते। तो फिगर 14 पर आते हुए इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलता है? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, कटी या छीली हुई सब्जियों को पानी में कभी ना धोएं, वरना B और C नाली में बह जाएंगे। दूसरा, हमेशा अनपॉलिश्ड यानी भूरी परत वाले अनाज चुनें ताकि नसों को विटामिन B1 मिलता रहे। ये B1 वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। सही बात है। और तीसरा, सुबह की धूप से जरूर कांटेक्ट बनाएं ताकि विटामिन डी की वो जो पहली फैक्ट्री है ना, वो ऑन रहे। ये कंक्लूजन सीधे तौर पर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं और सच कहूं तो इन्हें अपनाना बेहद आसान है। लेकिन इस पूरी चर्चा और ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही डीप सवाल जहन में आता है। हमारा ये शरीर, ये जादुई कारखाना लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। ये डिजाइन किया गया था बाहर धूप में रहने के लिए, ताकि कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन बन सके। ये डिजाइन किया गया था कच्चा, बिना छीला और बिना पॉलिश किया हुआ प्रॉपर नेचुरल खाना पचाने के लिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन आज मॉडर्न इंसान अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा बंद कमरों में आर्टिफिशियल नीली रोशनी के नीचे बिताता है। खाना
फैक्ट्रीज में इतनी बार प्रोसेस होता है कि उसके अंदर का सारा वो स्फूर्ति वाला फंक ही खत्म हो जाता है। ये एक सैड रियलिटी है हमारी लाइफ की। तो क्या हम अपनी इस प्राचीन बायोलॉजिकल असेंबली लाइन को एक ऐसे आधुनिक पर्यावरण में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसके लिए ये कभी डिजाइन ही नहीं हुई थी? क्या हमारी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे ही शरीर की बेसिक इंजीनियरिंग के साथ इनकम्पैटिबल हो चुकी है? ये वाकई एक ऐसा बड़ा सवाल है जो पोषण विज्ञान से आगे जाकर सीधे ह्यूमन एवोल्यूशन और हमारे फ्यूचर पर सवाल उठाता है। ये सबको सोचने पर मजबूर जरूर करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा थॉट है जिसे हर किसी को अपने लेवल पर जरूर टटोलना चाहिए। तो अगली बार जब थकावट महसूस होने पर किसी मल्टीविटामिन की तरफ आपका हाथ बढ़े तो उस स्पार्क प्लग और असेंबली लाइन को जरूर याद कीजिएगा। ऊर्जा बाहर से नहीं आती, वो अंदर की चाबियों से खुलती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और साइंस बैक्ड टॉपिक्स की तह तक जाने के लिए हम जल्द ही वापस आएंगे। सोचते रहिए और अपनी इस लाजवाब बायोलॉजिकल फैक्ट्री का ख्याल रखिए।